आराधन को, चले राम सीता भी उनके, पीछे चली गहन वन को। तो वन गमन का एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें लक्ष्मण और सीता, राम आदि की बात को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि वन में रहने पर उनकी क्या परिस्थितियाँ थी, वन में वो क्या क्या अनुभव करते थे। और शूर्पणखा और लक्ष्मण के संवाद के माध्यम से पूरी कथा में सामाजिक संवेदना, सामाजिक व्यवस्था और आदर्श संबंधों की बात की गई है, व्यक्ति के आदर्शों की बात की गई है। दोस्तों, मंगलाचरण की हम बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त जो थे वो श्री राम के भक्त थे, राम के भक्त थे, इसलिए वो मंगलाचरण में राम की स्तुति करते हैं। ठीक है, तो मंगलाचरण जो है वो खंड काव्य में होना जरूरी है, किंतु आधुनिक युग में मंगलाचरण कहीं होता भी है और नहीं भी होता है। ठीक है, तो जो पूर्वाभास दिया गया है वही हम मंगलाचरण पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तीसरा तत्व है उसका चरित्र चित्रण। खंड काव्य में चरित्रों का बहुत महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि चरित्र जो है वो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चरित्र जैसा होगा खंड काव्य उतना ही अच्छा बनता है, क्योंकि चरित्र ही पाठक के सामने आते हैं, अपने गुण और दोषों के साथ वो प्रकट होने चाहिए। तो चरित्र की बात करें तो पंचवटी में मुख्य चरित्र लक्ष्मण है। लक्ष्मण जो है वो सुबह से लेकर रात को इसमें बैठे हुए हैं शिला पर, और शूर्पणखा के साथ उसका संवाद होता है। तो लक्ष्मण जो है वो एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति के तौर पर हमारे सामने आते हैं। साथ ही साथ लक्ष्मण एक तटस्थ व्यक्ति के तौर पर हमारे सामने आते हैं कि उनके सामने शूर्पणखा जो है वो कई स्वार्थ वृत्ति वाली बातें करती है। उसको कहती है कि मैं तुम्हें धन दूंगी, मैं तुम्हें बंगला दूंगी, मैं तुम्हें महल दूंगी, तुम्हें राजा बना दूंगी, तुम्हारी कोई भी समस्या है तो हम सब निपटाएंगे। सारी की सारी बातें की तो लक्ष्मण टस से मस नहीं होते हैं, यानी कि एक आदर्श पात्र लक्ष्मण है। शूर्पणखा अपने चरित्र में बिल्कुल खुलकर आई है। किस प्रकार की थी वो आप इसमें देख सकते हैं कि शूर्पणखा जो थी वो एक नारी के रूप में हमारे सामने आती है, सुंदरी के रूप में आती है, किंतु व्यक्ति के अंदर कैसे लक्षण है वो प्रकट कर ही लेती है। तो लक्ष्मण के सामने भी वो अपना असल स्वरूप जो है धारण कर लेती है। राम और सीता बहुत ही कम समय के लिए इसमें आते हैं और हमारे सामने वो प्रकट होते हैं। थोड़ी सी ही संवाद के चरित्र जो है वो खुलता है। संवाद की अगर बात करें तो संवाद इस पंचवटी में किया संवाद जो है वो लक्ष्मण और शूर्पणखा के बीच के जो संवाद है वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से दोनों बातचीत करते हैं वन में, और संवाद के माध्यम से ही चरित्र खुलते हैं। छोटे छोटे संवाद है, इसमें छंदों के माध्यम से संवाद प्रकट किए गए हैं। प्रकृति की बात हो या किसी भी बात हो, सामाजिक की बात हो, जो भी हो, इसमें संवाद जो है वो लक्ष्मण और शूर्पणखा, फिर राम और सीता, राम और लक्ष्मण, सीता और लक्ष्मण, इन शब्दों के संवाद यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और संवाद बिल्कुल सरल शैली में हमारे सामने प्रकट हुए हैं जो सामान्य पाठक को भी समझ में आ सकता। चौथा है वातावरण परिवेश। खंड काव्य में सबसे ज़्यादा अगर महत्व है तो वातावरण या परिवेश का है, क्योंकि वातावरण कैसा है, किस समय का है, उसी के आधार पर खंड काव्य कथा वस्तु होती है, उसी पर आधारित होती है। तो मान लीजिए कि परिवेश जो है वो जिस समय की कथा है उसी के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर राम या रामायण की कथा वस्तु है तो परिवेश पूरा आप देखिए कि वन का परिवेश है, प्रकृति का परिवेश है। और वातावरण वर्णन की बात है तो प्रकृति का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से मैथिली शरण गुप्त ने इसमें दिया गया है। दोस्तों, मैं जल्दी से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और जल्दी मैं बोल रहा हूँ। प्रकृति की बात करें तो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई ही अवनी और अंबर तल में। तो ये पूरा का पूरा जो वर्णन है प्रकृति का, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों, साथ साथ लक्ष्मण अपनी जो याद करते हैं सारी बातें, वो भी उसके मन में वर्णन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। दोस्तों, पंचवटी के कला पक्ष की बात करें, उसकी भाषा शैली की बात करें तो ये जो भाषा है मैथिली शरण गुप्त की बिल्कुल सरल और सहज भाषा है। खड़ी बोली हिंदी में, उस समय द्विवेद युग के कवि है, द्विवेद युग में खड़ी बोली हिंदी अपनी परिपाटी पर चल रही थी और धीरे धीरे अपना स्वरूप धारण कर रही थी। तो इस प्रकार से जो भाषा है
वो बिल्कुल सरल भाषा है पंचवटी की, जो आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को समझ में आई। उसमें संस्कृत निष्ठ ज़्यादा शब्दों का या तत्सम तद्भव शब्दों का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है प्रभावित करने के लिए, क्योंकि उस समय हिंदी जो है वो अपनी शुरुआती दौर में थी, खड़ी बोली हिंदी, इसलिए एक सरल सहज भाषा मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर बताई गई और सरल शैली में हमारे सामने, छंदात्मक शैली में हमारे सामने पंचवटी की कथा वस्तु को रखा है और बहुत ही अच्छी तरह से हम उसको समझ सकते हैं। अंत में उसके उद्देश्य की हम बात करें तो दोस्तों, काव्य यशसंग अर्थ कुते व्यवहार विद्ये शिवेतर क्षयते परसद्ध निवृत्ते कांता समित उपदेश युचि, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है तो वो बिना उद्देश्य से नहीं करता है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। साहित्यकार का भी कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। यहाँ पर पंचवटी का उद्देश्य एक तो समाज के सामने एक आदर्श की स्थापना करना है। दूसरा आप देखिए कि लक्ष्मण और शूर्पणखा के संवाद जो होते हैं, तो पहले नारी जो है किसी प्रकार की स्थिति में लक्ष्मण के सामने आती है, फिर भी लक्ष्मण उसे समझाने का, मनाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वो नहीं मानती है। दूसरी बात कि पुरुष के सामने कितने भी लोभ लालच आए, चाहे वो नारी हो या नारी के स्वरूप में आए या किसी भी स्वरूप में आए, किंतु वो पुरुष जो है वो डिगता नहीं है। उसको पता है कि लक्ष्मण, जैसे कि लक्ष्मण का पात्र है, उनको पता होता है कि उनकी पत्नी है, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, फिर भी लक्ष्मण का पात्र जो है एक आदर्श का पात्र है और लक्ष्मण के पात्र के माध्यम से एक आदर्श की स्थापना करना कवि का उद्देश्य रहा है। साथ साथ प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से बहुत ही अच्छी कथा है वो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। रामायण और सीता राम वो तो हमारे बहुत ही पुराने पात्र है, उन पात्रों को भी हमारे सामने रखना और जिस भाषा जो है उसको भी हमारे सामने रखना, ये मैथिली शरण गुप्त का मूल उद्देश्य रहा है। दूसरी बात, समाज में उस समय जो परिस्थितियाँ थी, सामाजिक व्यवस्था जो थी, उस सामाजिक व्यवस्था को अच्छी तरह से आदर्शवादी समाज व्यवस्था की स्थापना करना इन कवि का उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो इसमें बात सारी आदर्शवाद की, तो ये सारी बातें जो है वो इसके माध्यम से हमारे सामने मैथिली शरण गुप्त ने हमारे सामने प्रकट की है। तो दोस्तों ये पंचवटी है, ठीक है, और इसमें बहुत ही छोटी सी ये पुस्तक है जिसमें हमें विविध छंदों के माध्यम से हमारे सामने मैथिली शरण गुप्त ने अपनी बात की है। मैथिली शरण गुप्त का ये आदर्शवाद हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी कामना के साथ हम अपनी बात पूरी करते हैं। बहुत बहुत